मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक जगह जो कि वेस्टवर्ल्ड इंजीनियर के दो दराज जंगलों के सुनसान सड़क पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, जो कि हमें रिची और हेली नाम के लोगों को दिखाया जाता है। और जैसे ये पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, इसको गंदे नाली की नदी भरी हुई नजर आती है और अपनी जीत की खुशी मनाने में हेली को ऊपर आवाज देता है और कहता है जल्दी आओ। अब यहाँ हेली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बार बार पाँव फिसल जाता है और वो लटक जाती है, जिस पर वो दोबारा कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो नहीं चढ़ पाती। और तभी वो रिची को आवाज़ देती है, जिस पर वो उसको कोई जवाब नहीं देता। अचानक उसके मुंह पर खून गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। और तभी देखते हैं कि कोई रिची को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। अचानक हेली को ऊपर से कोई खींचने लग जाता है रस्सी के साथ, लेकिन वो अपनी चाकू से रस्सी को काट डालती है, जिसकी वजह से वो दूसरी रस्सी पकड़ने के में कामयाब नहीं हो पाती और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसकी नज़र रिची की लाश पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है। और फिर वो देखती है कि पहाड़ पर कोई स्पीड से जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी ट्रैप में आ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और कोई अननोन पर्सन उसको खींच कर ले जाता है। इसके बाद हमें हेडलाइंस दिखाई जाती हैं, जो कि आज से तकरीबन बहुत साल पहले एक के बाद एक गाड़ी लापता थी और लोग उस गाड़ी को ढूंढने में बहुत कोशिश कर रहे थे। और फिर हमें एक के बाद एक लाशें दिखाई जाती हैं और लोगों की मिसिंग रिपोर्ट भी दिखाई जाती है। इसके बाद हमें इसी रास्ते पर एक गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही होती है। उसमें बैठा एक आदमी जिसका नाम क्रिस था। वो किसी काम से जा रहा था और जाते जाते उसके सामने एक ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और वो परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर करके थक जाता है और अचानक गाड़ी से बाहर निकल आता है। वो किसी ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ट्रक ड्राइवर इसे कहता है कि कई मील दूर केमिकल का ट्रक उलट गया, जिसको साफ़ करने में तकरीबन कई घंटे लग जाएंगे। तब तक उन्हें वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है और वापस अपनी गाड़ी पर बैठकर वापस रिटर्न ले लेता है। वो फ़ोन पर किसी से कह रहा होता है कि मेरा इंटरव्यू शाम 7 बजे है और मुझे देर हो जाएगी। ये कहते ही उसकी कॉल कट जाती है और जब वो फ़ोन पर देखता है कि वहाँ पर नो सिग्नल होता है। और फिर वो कई ज़्यादा आगे चलने जाने के बाद उसे एक गैस स्टेशन मिलता है, जहाँ का ओनर वहाँ बैठा हुआ था। और वो गाड़ी से उतरता है और सीधा उससे पूछा यहाँ पर कोई फ़ोन है। उसको वो इशारा करता है राइट साइड पर है। जब वो फ़ोन मिलाता है तो वहाँ पर फ़ोन नहीं मिलता, क्योंकि वह ख़राब होता है। क्रिस इससे पूछता है कि कोई और फ़ोन नहीं है। उसने कहा मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं। और क्रिस इससे शॉर्टकट रास्ता पूछ रहा था, लेकिन इस आदमी को सब कुछ पता था, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा था। तभी इसकी नज़र मैप पर पड़ती है, जिसकी वजह से उसको रास्ता मिल जाता है और तभी वो वहाँ पर चला जाता है। लेकिन क्रिस इससे ये पूछता है कि बियर माउंटेन रोड ऐसे क्यों है, लेकिन वो कहता है पता नहीं होगा ऐसे ही। वो गाड़ी पर बैठ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये इसे पीठ पीछे कहता है कि ये अब वापस नहीं आएगा। और कुछ देर बाद गाड़ी चलते चलते वहाँ पर वो रोक देता है, जिसकी वजह से उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं और वो ये सोचता है कि वो कौन सा रास्ता ले। और कुछ देर बाद वो लेफ़्ट साइड पर चला जाता है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं था। अचानक उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है और उसके देखने के चक्कर में वो दूसरी गाड़ी को ठोक डालता है, जिसकी वजह से वो मरते मरते बच जाता है। और ये गुड लक था इसका। जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग हमें नज़र आते हैं जो कि शोर सुनकर आ जाते हैं और वो इस क्रिस से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। क्रिस इससे माफ़ी मांगना चाहता है और इस नुकसान की रकम देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर क्रिस इन पर सवाल करता है कि ये गाड़ी रोड के दरमियान में क्यों खड़ी है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम फ्रेंसीन था। वो कहती किसी ने जानबूझकर कटर वाइस लगा रखे थे। और यहाँ पर एक लड़की कहती है किसी ने जानबूझकर पेड़ के साथ बांधा हुआ मुझे मिला है, लेकिन वो इसे फेंक देती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। और तभी यस्सी उसे कहते हैं कि पीछे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर फ़ोन मिलेगा, लेकिन कैरिस उन्हें मना कर देता है। वो कहता है मैं वहीं से आ रहा हूँ, कोई पेट्रोल पंप पर फ़ोन नहीं है। और तभी इवन इनको कहता है कि हमें इसके जैसे किसी और का इंतज़ार करना चाहिए। इस वक्त अननोन पर्सन इन पर नज़र रख रहा था। इवन और फ्रेंसिन इनके सामान की देखभाल करने के लिए वहीं रुकेंगे और ये बाकी वहाँ जाएंगे। और रास्ते में इन्हें मरा हुआ नेवला नज़र आता है, जो कि सोचते हैं कि इसको किसी ने फाड़ कर रख दिया, लेकिन इस वक्त इन पर कोई नज़र रख रहा था। लेकिन तभी कैरिस उसको देख लेता है और वो इनसे ये कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, कोई हम पर देख रहा है। और वो ये कहता है कोई वहाँ पर था, जिस पर हम इवन और फ्रेंसिन को देखा जाता है, जो कि अपने खाने पीने के लिए गाड़ी की तलाशी ले रहे होते हैं। और अचानक इवन को कहीं से आवाज़ आती है और वो जंगल की तरफ चला जाता है, जिस पर फ्रेंसिन उसके पीछे चली जाती है और वो बहुत सैड हो जाती है।
और तभी वो जंगल में जाती है, उसको इवन के जूते और उसको कटा हुआ कान मिलता है, जिसकी वजह से वो देखकर डर जाती है। और तभी वो पीछे और कोई अननोन पर्सन उनको मार डालता है। अब दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर फ़ोन ढूंढने आए थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और तभी इनकी एक नज़र घर पर पड़ती है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि घर में जाकर इनके लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। थोड़ी देर बाहर खड़े होने के बाद वो अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाते ही उनको ये पता चल जाता है कि हमारे लिए जगह ठीक नहीं है। उनको वहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और काफ़ी सारे गाड़ी की चाबीज़, ऐनक वगैरह वगैरह। और जब क्रिस फ्रिज खोलता है कि वहाँ पर बॉडी पार्ट्स ह्यूमन के पड़े हुए थे, और वो एक डब्बा खोलता है जहाँ पर ह्यूमन का मीट था। और यहाँ पर यस्सी ये वायर्स देखती है जो कि कहती है ये वहाँ पर पेड़ पर थे, और ये सब समझ जाते हैं यहाँ पर कोई और खतरा है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जब भी क्रिस वहाँ पर विंडो से देखता है कि कोई आ रहा है, जिसकी वजह से वो सारे डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं होते। स्कॉट पीछे का दरवाज़ा जानता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था, और तभी वो आदमखोर अगले पल अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही वो फ्रेंसिन की लाश क्रिस और यस्सी के सामने फेंक देती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल तो कर लेती हैं, लेकिन वो बहुत रो रहे होते हैं। और तभी हमें वहाँ पर आदमखोर दिखा, जिनकी शक्ल बहुत भयानक थी। वो फ्रेंसिन की लाश को काट काट कर कच्चा खा रहे होते हैं। और तभी वो दरवाजे से स्कॉट, कार्ली ये अपनी आंखों से सारा माजरा देख रहे होते हैं, और अगले पल सुबह हो जाती है, जिस पर वो सारे आदमखोर सो रहे होते हैं, और ये चारों पांचों निकलने की सोच रहे होते हैं। वो दरवाजे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आदमखोर की नज़र पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं पीछे के रास्ते। और अगले पल वो आदमखोर उनका शिकार करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे बहुत जाने के बाद वो आदमखोर ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को आदमखोर के ट्रक तक पहुंचना था, जिस पर क्रिस उनको भगाने की कोशिश कर रहा है और उसको गोली लग जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट इनको भगाने की तरफ दूसरी तरफ जाता है, जिस पर वो आदमखोर उनके पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पर यस्सी और कार्ली क्रिस की तरफ चली जाती हैं, और वो स्कॉट को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमखोर स्कॉट को भी मार डालते हैं, जिस पर क्रिस, यस्सी और कार्ली गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक रास्ता ब्लॉक था, और तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और आगे पैदल चलने की सोच रहे होते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उनके आगे एक ट्रैप बिछाया होता, जिस पर स्कॉट बच जाता है। और तभी शाम हो गई थी। आदमखोर उनकी शिकार करने के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नीचे ज़मीन पर लेट जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और तभी कार्ली की नज़र एक टावर पर पड़ती है, जिस पर वो ऊपर चढ़ने के लिए उतावले हो जाते हैं, और एक एक कर कर वो ऊपर चले जाते हैं। वो ये सोच रहे थे ऊपर चढ़कर उनको कोई रोड नज़र आएगा, लेकिन अफसोस उनको वहाँ पर कोई रोड नहीं नज़र आता। क्रिस अपने ज़ख्म पर पट्टी लगाता है, और उन्हें वहाँ टावर पर बहुत कुछ मिलता है। और तभी इनकी नज़र एक रेडियो पर पड़ती है, जिस पर वो मदद मांगते हैं, लेकिन रेडियो बेकार था। क्रिस उन आदमखोरों पर नज़र रख रहा है, कहीं वो आ तो नहीं रहे। और तभी आदमखोरों आ जाते हैं, और क्रिस उनको छुपने का कहते हैं। वो अचानक लाइटें बंद कर देते हैं, और तभी जो रेडियो ख़राब था उसकी आवाज़ आने लग जाती है, जिसकी वजह से आदमखोर को पता चल जाता है, और वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिस, कार्ली और यस्सी ये सारे रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनसे डोर ब्लॉक हो जाता है, और तभी वो आदमखोर ऊपर नहीं चढ़ पाते। अचानक एक आदमखोर का हाथ उस दरवाजे में फंस जाता है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरह से बंद कर देते हैं, और फिर आदमखोर उस पूरे टावर को आग लगा देते हैं, जिस पर कार्ली विंडो से कूदने वाली थी। वो कहती है मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, लेकिन उन पर यह आइडिया आता है कि वो नीचे कूदें, जिस पर वो सारे नीचे कूद जाते हैं और एक एक पेड़ पर लटक जाते हैं। और इन तीनों आदमखोरों को पता चल जाता है कि वो पेड़ पर है। उनमें से एक आदमखोर ऊपर चढ़ जाता है, और काफ़ी देर बाद कार्ली एक जगह पर खड़ी रहती है, और वो आदमखोर कार्ली को जान से मार डालता है, जिसकी वजह से क्रिस और यस्सी सारा माजरा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। अब यही दोनों बचे हुए थे, जो कि ये प्लान बनाते हैं कि हम इस आदमखोर को नीचे गिराएंगे, और वो उनका प्लान कामयाब हो जाता है। और अगली सुबह उनको रोड दिखाई देता है, जिस पर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ रहा होता है, और हम इस सीन में ये देखते हैं कि वो आदमखोर यस्सी को वहाँ से ले जाते हैं। क्रिस पहाड़ी से नीचे कूदकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के आगे आ जाता है। पुलिस ऑफिसर इनको कहता है कि तुम लोगों ने टावर में से कोई संदेश भेजा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। कि वो आदमखोर पुलिस वाले को जान से मार डालते हैं, जिस पर क्रिस उसको देख लेता है, और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। वो गाड़ी के नीचे छुप जाता है, जिस पर आदमखोर को शक होता है कि यहाँ पर कोई था, और वो गाड़ी के नीचे देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था।
जिस पर क्रिस झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और तभी वो आदमखोर अपने घर जस्सी को बांध कर रखा होता है और तभी आदमखोर जस्सी को मारने वाला था। अचानक दरवाजे के पीछे आग लग जाती है जो पर वो क्रिस था और अगले पल वो क्रिस आग वाली गाड़ी उनके घर ले आता है, जिसकी वजह से एक आदमखोर गाड़ी के नीचे आ जाता है और वो किसी भी तरह से यस्सी को बचा लेता है। लेकिन अचानक पीछे घायल आदमखोर पीछे आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। वही आदमखोर क्रिस को मारने वाला था। यस्सी को एक तीर नजर आता है जिसकी वजह से वो आदमखोर को मार डालती है और वो घर से बाहर आ जाते हैं। उनको एक बंदूक मिलती है जिस पर एक गोली थी और तभी इनको फ्यूल का एक डब्बा मिलता है जिस पर वो उस पर शूट कर देता है और पूरी गाड़ी और घर साथ समेत ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन ये गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो अगले पर गैस स्टेशन चला जाता है, जो कि हमें फर्स्ट सीन में इस बंदे को दिखाया जाता है। वो अपना दरवाज़ा बंद कर देता है और क्रिस वहाँ का नक्शे को फाड़ कर वहाँ अपने साथ ले जाता है। और फिर हमें 12 साल बाद दिखाया जाता है सीन, जहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर क्रिस और यस्सी ने उन आदमखोरों का घर जला दिया था। वो पुलिस वाला इस घर की छानबीन करना चाहता है, लेकिन वो आगे चला जाता है और अपने हाथ से उस घर की छानबीन कर रहा होता है। लेकिन अचानक से पीछे आदमखोर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और बस इसी के साथ ये मूवी एंड।